द जेनोसाइड विल बी टेलीवाइज्ड। पिछले एक साल से हम लोग सोशल मीडिया पे बच्चे मरते हुए देख रहे हैं, एक जेनोसाइड देख रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं। फिर भी आज भी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो कुछ लोग हैं जो पैलेस्टीनियंस को डीह्यूमनाइज करेंगे। इतने साल इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो चुका है कि अरब लाइव्स डोंट मैटर, मुस्लिम लाइव्स डोंट मैटर। मज़हब की बुनियाद पर इतनी नफ़रतें फैला दी गई हैं कि हम कुछ लोगों को अपने से कमतर इंसान समझते हैं। जिस तरह हमने हिटलर सीरीज़ में भी कहा था, इट डिड नॉट स्टार्ट विद द गैस चेंबर्स। नफ़रतों से स्टार्ट होता है, डीह्यूमनाइजेशन से स्टार्ट होता है, फिर वायलेंस होता है, फिर जेनोसाइड होती है। हमने अक्टूबर 12 को ही लास्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इसराइल फ़लस्तीन की तारीख़ पर एक वीडियो बना दी थी। अगर आप तारीख़ जानते हैं आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा कि मज़लूम कौन है, ज़ालिम कौन है। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा मीडिया प्रोपेगेंडा होता है, हमारी आंखों के सामने हमें नज़र आ रहा है किस तरह से तारीख़ बदली जा रही है, हिस्टोरिकल रिविजनिज़म किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आपको, क्यों जेनोसाइड हो रही है, ये फ़लस्तीनियों की अपनी गलती है। क्यों कर रहे हैं, हम हॉस्टेजेस को बचाने के लिए कर रहे हैं। जबकि आप फैक्ट देखें तो अक्टूबर 7 के एक दो दिन बाद, अक्टूबर 9, अक्टूबर 10 को ही हमास ने ऑफ़र कर दिया था कि हम सारे हॉस्टेजेस रिलीज़ कर देंगे, आप गाज़ा में एंटर ना हो। क्या किया इसराइल ने, क्या किया नेतन्याहू ने। फिर हमें कहा गया ये हमास के ख़ात्मे के लिए हो रहा है। रोज़ हम लोग बच्चों को मरते हुए देखते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं और हमें बताया जाता है कि हमास इतनी बुरी चीज़ है कि उसको मारने के लिए ये ज़रूरी है। अब क्या कर रहा है इसराइल, लेबनान में वॉर एक्सटेंड कर रहा है, सीरिया में बॉम्ब कर रहा है, ईरान हैज़ बिन ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पूरा मिडल ईस्ट जो अब कॉन्फ्लिक्ट और वॉर और वायलेंस और ऑक्यूपेशन में होगा, ये हमास के लिए हो रहा है, या ये सालों साल का प्रोपेगेंडा है जो आप तारीख़ पढ़ लें, समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन सी थ्रू इट देन। आज की मेरी वीडियो की यही कोशिश होगी कि दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ, एविडेंस के साथ आपको सारी रेफरेंसेस पेश करके ये वीडियो बनाऊं कि भाई सिर्फ आपका जो मज़हब है उस बुनियाद पे ना फ़ैसला लें कि आपको फ़लस्तीनियों से नफ़रत करनी चाहिए या आपको इज़राइल से नफ़रत करनी चाहिए या आपको यहूदियों से नफ़रत करनी चाहिए। सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये तारीख़ की बात है। ये ज़ालिम और मज़लूम की जंग है। जो मज़लूम हैं दुनिया भर के, वो एक तरफ है। उनका मज़हब क्या है, उनकी जिन्स क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द रीज़न द एम्पायर स्टेज़ इन पावर इज़ बाय कंट्रोलिंग द मासेस। हम सबको दुम्बा बनाकर, एक दूसरे से लड़ाकर सारी पावर और रिसोर्सेज पे वो काबिज़ रहते हैं। इसराइल फ़लस्तीन के केस में एम्पायर का आउटपोस्ट है। इसराइल जो अमेरिकन एम्पायर है, जो एक इम्पीरियलिस्ट पावर है, जो ये वर्ल्ड ऑर्डर संभालते हैं और ये बेवकूफ़ बनाते हैं आपको यूट्यूब वीडियोस बनाकर कि शेडी टेबल्स पे 12 लोग बैठकर कोविड कर रहे हैं, दुनिया भर का प्लान बना रहे हैं। वाज़े है, सामने है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, लेकिन ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं और इनके जो लीडर्स हैं और इनके जो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं। कैपिटलिज़म और फैशिज़म की जो ये शादी है दुनिया में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये इनको रातों को टेबल पे बैठ के इल्यूमिनाटी करके ज़रूरत नहीं है, हमें सामने सामने नज़र आ रहा है, फिर भी लोग नहीं मानते। तो आज की वीडियो का यही मकसद है कि इंटरनेट पे भी आपको अगर इस तरह के लोग मिलें जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं या जो झूठे प्रोपेगेंडा में आ चुके हैं, उनको आप ये वीडियो देखकर जो इस वीडियो के दलाइल हैं, हक़ाइक़ हैं, पेश करें। क्योंकि it has to come to a point where as a species human beings need to say no more. आप कितनी जेनोसाइड देख सकते हैं यार, रोज़ एक साल तक मरते हुए बच्चे हमने देखे हैं। नो मोर। टोटल 12 मिथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मकसद ये है कि जिस तरह प्रॉमिस लैंड का एक मिथ बनाया गया है, अब वही आर्ग्यूमेंट इसराइल एक्सटेंड कर रहा है लेबनान वाली वॉर में। जेरूसलम पोस्ट में एक आर्टिकल आया, इज़ लेबनान ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉमिस लैंड। तो इस तरह से मिथ मेकिंग होती है, नैरेटिव फॉर्मिंग होती है और उसकी बेसिस पे वॉर, ऑक्यूपेशन और जेनोसाइड होती है। इस वक्त जो पूरी दुनिया ने, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने मिलकर जो नैरेटिव फॉर्म किया है, वाज़े हो गया है। नोम चोम्स्की की मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें कैसे की जाती हैं। तो पहला मिथ डिस्कस कर लेते हैं, जो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट नैरेटिव है, जो आमिर ने अपना नैरेटिव बनाया है कि तारीख़ जो है
वो शुरू ही अक्टूबर 7 से होती है। पियर्स मॉर्गन के शो पे जो जाएगा, भले वो फ़लस्तीनी हो जिसका ख़ानदान मर चुका हो, पहला सवाल पूछा जाएगा, डू यू कंडेम October 7? कि जी October 7 से तो पहले तारीख नहीं थी, October 7 के तो बाद कोई तारीख नहीं थी। इसका सबसे अच्छा जवाब मेरी नज़र में ये है कि कोई अगर पूछे कि डू यू कंडेम October 7, तो पूछे भाई डू यू कंडेम October 6, डू यू कंडेम October 5, डू यू कंडेम October 4th, एंड एवरी सिंगल डे गोइंग बैक 75 ईयर्स। जंग अक्टूबर 7 को तो शुरू ही नहीं हुई। जंग शुरू हुई है 2 नवंबर 1917 को, जब 94% पैलेस्टीनियन से उनके राइट्स छीन लिए गए। जंग शुरू हुई है 26 नवंबर को, जब यूएन ने पैलेस्टाइन को बांटा पैलेस्टीनियन लोगों को सुने बगैर। यूनाइटेड नेशंस के अपने यूएन चार्टर में कोडिफाइड है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो लेकिन पैलेस्टीनियंस को नहीं दिया गया। राशिद खालिदी की किताब है 100 Years of War on Palestine, आप पढ़ें। एक सेंचुरी ऑफ वायलेंस है जो डॉक्यूमेंटेड है। अप्रैल 2022 में जनीन रेफ्यूजी कैंप के अंदर फ़लस्तीनी मारे, 1994 में इब्राहिमी मॉस्क मैसेकर में कई फ़लस्तीनी मारे, 1982 शबरा एंड शतीला मैसेकर किया, उसमें कई 100 लोग मारे, 1948 के मैसेकर में 7 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकाल दिया गया और कई हज़ार फ़लस्तीनियों को मार दिया गया। आप जाकर नकबा की हिस्ट्री तो पढ़ें। डेरा यासीन मैसेकर, पूरे गांव के लोगों को लाइन अप करके गोलियां मारकर मारा गया था। 2008 से 2020 तक अगर हम वायलेंट क्लैशेस देखें तो 5590 फ़लस्तीनी मरे हैं और उसके मुकाबले में 251 इजरायली मरे हैं। ये जो कवरेज आपको मिलती है इजराइल पैलेस्टाइन वॉर की, एंड यस इट इज़ वॉर ऑन पैलेस्टाइन, उसमें ये जो कंप्लीट एसिमेट्री है, जो तराजू है जो एक तरफ भारी है, उसकी कोई रियलाइजेशन ही आपको नहीं दी जाती। कल भी मैं देख रहा था, अखबार में आया कि भाई 8 इजरायली फोर्सेस जो हैं उनको लेबनान में मार दिया गया। लेबनान में, जबकि कल एक ऑर्फनेज को इजराइल ने बॉम्ब किया है, वो जिक्र नहीं आएगा आपको। ये जो 8 सोल्जर्स हैं वो हाईलाइट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि लेबनान मारा है, लेबनीज़ फोर्सेस ने मारा है, लेबनान में रेजिस्टेंस ने मारा है। तो जी इजराइल ने जब मारा, ये एडी इज़ार्ड का बहुत अच्छा जोक है कि जब मुल्क कॉलोनाइज़र लेने गए थे ना, तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया, तो लोगों ने बोला भाई ये तो हम हज़ारों साल से रह रहे हैं, ये कैसे आप बोल रहे हैं कि अब से ये मुल्क है। तो आगे से कॉलोनाइजर्स ने बोला हाँ पर तुम लोग पास झंडा तो नहीं था ना, झंडा तो हाँ, अब झंडा है तो झंडा होगा तो मुल्क बनेगा ना। उसी तरह ये जो यूनिफॉर्म्स हैं, वो यूएस आर्मी का यूनिफॉर्म हो, वो इजरायली आर्मी का यूनिफॉर्म हो, वो जब यूनिफॉर्म पहन कर टेररिज्म करते हैं तो वो जस्टिफाइड हो जाता है, वो उसको एक अलग तरीके से पेंट किया जाता है। पर अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस हों, फ्रीडम फाइटर्स हों, अनयूनिफॉर्म्ड लोग हों, तो वो टेररिस्ट हैं, वो गलत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह आईएसआईएस, अलकायदा, जिन्होंने दुनिया भर में टेरर फैलाया, उनको डिफेंड करें या उनको सपोर्ट करें, उनकी बात नहीं कर रहा। हमें भी टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स में फ़र्क करने की ज़रूरत है। लेकिन जो ब्रॉडर नैरेटिव है वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स का, उसको भी देखने की ज़रूरत है, उसको भी तोड़ने की ज़रूरत है। वो तारीख़ में जाकर भी सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जी काबिज़ तो ब्रिटिश कॉलोनाइज़र्स हुए थे बर्रे सगीर पर, तो जी 1857 में सिपाही म्यूटनी कैसे हो गई? ऑपरेशन तो आप कर रहे थे, हम तो उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं ना, वो उसको सिपाही म्यूटनी कहते हैं। बगावत कैसे है ये? आप लोग हम पे काबिज हुए हैं, जुल्म कर रहे हैं। यही हेशियन रेवोल्यूशन में जो हेशियंस थे वो विलन्स हैं, वो वायलेंट है। वायलेंस को जो डिफाइन करने की पावर है ना, ये नैरेटिव सेट करने की पावर है कि क्या चीज़ वायलेंस है, क्या चीज़ टेररिज्म है और क्या चीज़ बस कोलैटरल डैमेज है। इस तरह नैरेटिव फॉर्म होते हैं, इस तरह नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है कि स्लेवरी वायलेंट नहीं है, स्लेवरी ओप्रेसिव नहीं है। नैट टर्नर का स्लेव ओनर्स को मारना ऑपरेशन है, वायलेंस है, टेररिज्म है। ये जिस तरह से हमारे जहन बनाए गए हैं, जहन साजी की गई है, नैरेटिव्स बनाए गए हैं, जहाँ हम ओप्रेसर का जो नैरेटिव है, हंटर का जो नैरेटिव है, जब तक शेर लिखना नहीं सीखेगा तब तक हंटर का ही नैरेटिव चलेगा। आप हिस्टोरिक एसिमेट्री देख सकते हैं। इजराइल पैलेस्टाइन में 2008 में ऑपरेशन कास्ट लेड में 1400 फ़लस्तीनी मरे हैं।
इसराइल ने उसको टेररिज्म नहीं कहा, वेस्टर्न मीडिया ने उसको टेररिज्म नहीं कहा। ऑपरेशन कास्टलेट में 8 इसराइली मरे थे, 1400 फ़लस्तीनी, 8 इसराइली। फंडामेंटल एसिमेट्री। 2014 के ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में 6 इसराइली मरे और 2000 फ़लस्तीनी मरे हैं। पिछले साल में 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मर गए। कहाँ हैं वो लोग जो उसको टेररिज्म बोलेंगे? कई लाख लोग बेघर हो गए, कहाँ हैं वो लोग जो उसको टेररिज्म बोलेंगे? देखिए, एक भी बेगुनाह जान जाती है तो ये ट्रेजेडी है, ये दुख है। अक्टूबर 7 को जितने बेगुनाह लोग मरे हैं वो एक ट्रेजेडी है, हमें उसको कंडेम करना चाहिए। पर फ़लस्तीन में तो अक्टूबर 7 से आज तक 365 अक्टूबर 7 हो चुके हैं, तो उसको कौन कंडेम करेगा? को क्या बताया जाएगा कि अक्टूबर 7 ने पीस तोड़ा? पीस जो लफ्ज़ है ना, वो ऑप्रेसर का लफ्ज़ है। पीस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर एंड डोमिनेंस। बरे-सग़ीर में भगत सिंह ने पीस तोड़ा, इसलिए उसको फांसी मिलेगी। जो जुल्म हो रहा था, जो चर्चिल ने फैमिन करके लाखों लोग बंगाल में मार दिए, वो पीस है। जिस तरह अब दुनिया बनाई गई है, एक कैपिटलिस्ट फैशिस्ट रजीम दुनिया में है, एक इंपीरियल ऑर्डर है जहाँ जी कोबाल्ट माइंस के लिए कॉन्गो में बच्चे मरेंगे, वो पीस है। खुदा ना खास्ता कॉन्गो का बच्चा कोई आईफोन की शिप रोक दे तो ये पायरेट है, ये अनपीसफुल है, ये टेररिस्ट है। सोमाली पायरेट्स जो हैं वो जालिम हैं, वो दुनिया की ट्रेड रोकते हैं। दुनिया की ट्रेड जो उनके मुल्क की रिसोर्सेज चुरा कर जाता है, वो पीस है, वो पीसफुल एक वर्ल्ड हमने बनाया हुआ है। तो ये जो लफ्ज़ है ना पीस, ये ऑप्रेसर का लफ्ज़ है। हमारा लफ्ज़ जो है, जो हम ऑप्रेस्ड हैं, जो जालिम हैं, ये बहुत अच्छा मैंने कहीं देखा था कि पीस ऑप्रेसर का लफ्ज़ है। हमारा जो लफ्ज़ है वो है लिबरेशन, आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। दूसरा मिथ है कि भाई इजराइल कोई ऑक्यूपेशन या अपार्थाइड तो नहीं कर रहा। आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ लें, बाय ऑल मेट्रिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ व्हाट इजराइल इज़ डूइंग इन पैलेस्टाइन इज़ ऑक्यूपेशन। पिछले 75 साल से एक ब्रूटल ऑक्यूपेशन और अपार्थाइड हो रहा है। अगेन मेरे लफ्ज़ नहीं है, 2021 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इजराइल जो कर रहा है वो कुछ एरियाज़ में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ अपार्थाइड एंड परसिक्यूशन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि जो इजराइल कर रहा है वो अपार्थाइड है। नेल्सन मंडेला का ग्रैंडसन साउथ अफ्रीका, जिसने एक ब्रूटल अपार्थाइड देखी, वो कहता है कि इजराइल जो कर रहा है इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अपार्थाइड दैट आई हैव एवर सीन। कोई वजह है ना कि साउथ अफ्रीका केस लेकर गया वॉर क्राइम्स का अगेंस्ट इजराइल, बिकॉज साउथ अफ्रीका फेस्ड अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका न्यू व्हाट इट मेंट कि जब एक वाइट कॉलोनियल रजीम हो और वो ओप्रेसर्स हों, वो ओप्रेस करें लोगों को रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, फ़र्क करें, तफरीक करें, कानून में फ़र्क हो, उसका क्या मतलब होता है। और आखिर में आकर साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साइडलाइन किया, बोला कि पैर अपार्थाइड बदलें, बट सालों साल नहीं किया। अमेरिका ख़ुद स्लेवरी पर बना है, स्लेव ट्रेड पे बना है। स्लेवरी से जो उनकी कॉटन फील्ड्स में ग़ुलाम काले लोग लेकर आते थे, वो अफ्रीका से अटलांटिक स्लेव ट्रेड होती थी, उससे जो पैसा कमाते थे उससे अमेरिका की इकॉनमी का पहिया चला है। और जो मैंने पहला मिथ डीकंस्ट्रक्ट किया था वो इसी वजह से किया था क्योंकि सारी बातें सुनकर लोग जो हैं ना वो उस प्रोपेगेंडा में आ चुके हैं, ज़हनी गुलाम हो चुके हैं कि पर अक्टूबर 7 पर बट अक्टूबर 7 से उनकी ना सुई आगे जाती नहीं है। तो जी हम जो बाहर बैठे हैं हम अपना छोड़ दें, जो अंदर लोग हैं उनकी बात सुन लें। इजराइल का अपना अखबार है हैरेट्स, उसने लिखा कि अक्टूबर 7 हुआ है क्योंकि नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, फ़लस्तीनियों के राइट्स जो इग्नोर किए गए हैं उसकी वजह से, एनेक्सेशन और डिस्पोजेशन की वजह से। अक्टूबर 11 को फिर एक ओपेड आया हैरेट्स में जो कहता है कि इसराइल प्रोटेक्ट करती है उन सेटलर्स को जो मैसेकर्स करते हैं। इजराइल ने गाज़ा में सीज करके रखा हुआ है, वहाँ से अंदर आना जाना, रिसोर्सेज का, एड का, वो सब इजराइल कंट्रोल करती है। जिस तरह वॉर्सो गेटो में अपराइजिंग हुई थी जूस की अगेंस्ट नाजी जर्मनी, अब तारीख़ में उन जूस को सलाम किया जाता है, उन यहूदी लोगों को बोला जाता है कि ये हीरोज़ थे क्योंकि एक ओप्रेसिव नाजी जर्मनी के ख़िलाफ़ वो लोग उठ खड़े हुए थे
उसी तरह गाज़ा को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाकर रखा हुआ है इसराइल ने, ऑक्यूपाई किया हुआ है, काबिज़ हुए में। हद तक उनका जो अपना पानी है उस पर भी उनका हक नहीं है, वो एक हद से ज़्यादा वहाँ जाकर फिशिंग भी नहीं कर सकते थे। तो जो लोग अक्टूबर 7 की इसराइल पैलेस्टाइन की गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को रखे बगैर ये गुफ्तगू की ही नहीं जा सकती। बिला वजह की बात, भाई पीसफुली क्यों नहीं? ओप्रेसर जो है ना वो हमेशा डिसाइड करेगा कि जो ओप्रेस्ड है उसने किस तरह से चीख मारनी है, कि जॉर्ज फ्लॉयड के कंधे पर, गले पर पुलिस का घुटना होगा और पुलिस डिसाइड करेगी अच्छा यार जॉर्ज फ्लॉयड जो है बदतमीज़ी कर रहा था, वाइल देयर चोकिंग हिम टू डेथ। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हुई अमेरिका में, जी पीसफुल नहीं है, होलीगन्स हैं जी, देखें शूटिंग होती है, लूटिंग होती है इसमें। 2018 में ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न हुआ गाज़ा में, पीसफुली लोगों ने बोला हम जाके फूल रखेंगे। क्या किया इसराइल ने? गोलियां चला दी उन पर। आपको तारीख नहीं पता ना, इसलिए आप ये सवाल पूछते हैं पीसफुली क्यों नहीं रेजिस्ट कर रहे। किया ना, क्या जवाब दिया इसराइल ने ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न को? जाकर आप डॉक्यूमेंट्री देखें, एबी मार्टिन की एम्पायर फाइल्स पे पूरी की पूरी इस पर डॉक्यूमेंट्री है। ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न में इसराइल ने 2014 फ़लस्तीनियों को मार दिया था, 26,000 लोगों को इंजर किया था। देखें जिस तरह गुफ्तगू की जाती है वो बाय चांस नहीं है, वो बाय डिज़ाइन है। अगर आप जाकर ग्लोबल लैंग्वेज डिक्शनरी देखें इसराइल प्रोजेक्ट की, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वर्बेटम ऑनलाइन आकर लोग आजकल उस तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें कहा जाता है कि भाई पहले एम्पैथी दिखाओ, फेक करो, बोलो बड़ा दुख हुआ फ़लस्तीनी मरे हैं, लेकिन फिर जस्टिफाई करो कि जी किलिंग्स क्यों ज़रूरी हैं। आप यही नहीं देखते टीवी पे कि जी बड़ा दुख हुआ ये लोग मरे हैं, लेकिन अगर हॉस्टेजेस वापस कर देते तो भाई इनकी गलती है, अभी तो मजबूरी है, एवरी कंट्री हैज़ द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। इसराइल क्या करे? जस्टिफाई करना है आपने कि क्यों इसराइल कर रहा है। इसी तरह वो और बात करते हैं कि भाई इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अमेरिका से कंपेयर करो इसराइल को, बात करो अबाउट रॉकेट्स इनटू इजरायली सिविलियन एरियाज, बॉम्ब शेल्टर्स, ह्यूमनाइज करो रॉकेट्स को। अभी जब ईरान ने रॉकेट्स फायर किए थे, आपने देखा किस तरह का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया ने कंडेम किया। बॉम्ब शेल्टर्स की तस्वीरें दिखाई कि उससे लाइव इंटरव्यूज़ हुए CNN में टू शो यू कि यार क्या मिजरी है। इसराइल ने बोला कि ऑल ऑफ दीज रॉकेट्स वर इंटेंडेड टू किल। बड़े लोगों ने उनको सही जवाब दिया, नहीं तो फिर इसराइली रॉकेट जो होते हैं, आर दे इंटेंड टू हग, आर दे इंटेंड टू किस, आर दे इंटेंड टू लव? भाई वो तो चले ईरान के आयरन डोम ने बचा लिए, दूसरी जगह तो कोई आयरन डोम भी नहीं है ना, कोई पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी नहीं है, कोई एरोज भी नहीं है, तो वो इंसान के बच्चे नहीं हैं। और यहाँ भी आप अपार्थाइड देखें कि जो पैलेस्टीनियंस ईरान में हैं उनको नहीं इजाज़त, उनको बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं जाने दिया। इजरायली सिटीजन्स के लिए हैं बॉम्ब शेल्टर्स। तो जहाँ कानून अलग है, जहाँ रिसोर्सेज अलग हैं, हद तक रोड्स अलग हैं। तानाहासी कोर्ट्स की नई किताब आई है द मैसेज, अभी मैंने पढ़ी नहीं है बट मैंने उनका इंटरव्यू देखा जॉन स्टुअर्ट पे CBS पर। वो कुछ टाइम वेस्ट बैंक गए हैं और उनको समझ में आ गई है कि कितना ब्रूटल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है और अपार्थाइड है। अभी बोला भाई मोसाद का हेडक्वार्टर जो है वो इस डेंसली पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज़ में है, तो ईरान ने अगर टारगेट भी किया है तो सामने तो सिविलियंस होंगे। अच्छा जी, यही अगर इसराइल पूरे के पूरे सिविलियन नेबरहुड्स जो हैं उनको फ्लैटन कर दे तो बोलते हैं वहाँ शायद कोई हमास होगा। हमास जो है वो इधर अपने हेडक्वार्टर जानबूझ के सिविलियन एरियाज में बनाती है, तो इसराइल ने क्यों बनाया मोसाद का वहाँ सिविलियन एरियाज़ में? इसराइल सिविलियन एरियाज़ को बॉम्ब कर दे, सिविलियंस को मार दे, इट हैज़ अ राइट, एवरी कंट्री हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और बात वो लोग कॉन्वर्जेशन बिल्कुल ही बदल देते हैं कि क्या आप कह रहे हैं इसका मतलब है इसराइल एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि उनके जहन में इसराइल के एग्जिस्ट करने का मतलब यही है कि फ़लस्तीन एग्जिस्ट ना करे। इट्स एन ईदर और सिचुएशन फॉर देम कि इसराइल की एग्जिस्टेंस, इसराइल हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट का मतलब वो लोग जो बनाते हैं कि देन पैलेस्टाइन डज नॉट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, क्योंकि उनकी नज़र में जब तक पैलेस्टाइन एग्जिस्ट करेगा वो इसराइल के लिए एक थ्रेट बनकर रहेगा। तो फिर इसराइल एग्जिस्ट ही तब कर सकता है जब पैलेस्टाइन ना एग्जिस्ट करे। तो वो कहते तो हैं भाई हमें एग्जिस्ट करने का हक हो, बट वो जो कहना चाहते हैं वो ये है कि इनको एग्जिस्ट करने का कोई हक ना हो। तीसरा मिथ प्रॉमिस लैंड के भाई वो जो ये जहाँ रह रहे हैं इसराइल है, ये तो हमेशा से ही इनका था। देखें मज़हब की बुनियाद पर नहीं होता, एक तो रीजन की बुनियाद पे होता है। मैं सिंधी हूँ, मेरे एंसेस्टर्स हो सकता है हिंदू हो सकता है मुसलमान हो, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिंधी हैं, वो इसी ज़मीन पर रहे हैं सेंचुरीज़ तक। अगर कोई
कलकत्ता में रहता है, वो बोले मैं भी हिंदू हूँ और 500-600 साल पहले सिंध में भी हिंदू थे, अब सिंध में रहे, और वो आ जाए और बोले निकलो सारे घर से, बिकॉज यहाँ हिंदू होते थे अब मैं हिंदू। कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं सेंस बनता ना। इसी तरह देयर आर लॉट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन जूस हु केम टू इज़राइल एंड मेड दिस प्रॉमिस लैंड का आर्ग्यूमेंट। जबकि आप तारीख़ देखें तो फिलिंटाइंस पहले रहते थे इस एरिया में। पैलेस्टाइन जो लफ्ज़ है उसी लफ्ज़ की वेरिएशन सालों साल सेंचुरीज पहले आपको इस रीजन, इस खित्ते में मिलेगी। और इज़राइल बनने से भी पहले यहाँ पर जूस रहते थे, पीसफुली रहते थे। कोई ये नहीं कह रहा कि इस खित्ते में, इस एरिया में जूस नहीं रह सकते, बट मेकिंग दैट आर्ग्यूमेंट कि यहाँ एक मुल्क बनाना ज़रूरी है क्योंकि लैंड हमें प्रॉमिस किया गया था। अगेन इट्स अगर आप उसके एविडेंस भी चाहते हैं तो आप कहें कि जी गॉड ने प्रॉमिस किया था। तो मैं अगर आप कह दूं कि गॉड ने मुझे प्रॉमिस किया था मुंबई, एक और मैं रिलीजन बनाऊं और बोलूं मुझे गॉड ने प्रॉमिस किया है हम लोगों को, हम जो 12 लोग रहते हैं, हमें मुंबई प्रॉमिस किया, मुंबई में अब शहजादिस्तान बनेगा, आप मुझे बनाने देंगे? तो इज़राइल बनाया गया है फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग करके। ब्रिटिश वहाँ पर थे जब जाफा और टाइबेरियस जैसे जो शहर हैं उधर से लोगों को निकाला गया, मारा गया। ये मुकम्मल झूठ है कि इज़राइल वाज अ लैंड विदाउट पीपल फॉर अ पीपल विदाउट लैंड। जाफा हैड टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर तेल अवीव टू बी बिल्ट। 2002 की एक डॉक्यूमेंट्री है टेंटोरा, उसमें आप देखें कि किस तरह जो गांव हैं, पूरे के पूरे शहर हैं फ़लस्तीन के, वो तबाह किए गए, बर्बाद किए गए। खुशी खुशी लोग बता रहे हैं कि हाँ 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 हमने जाकर वहाँ मैसेकर्स किए थे। किस तरह नकबा हुआ है, किस तरह इज़राइल का वजूद हुआ है इस दुनिया में। इट वॉज बिल्ट ऑफ एथनिक क्लिनजिंग, इट वॉज बिल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हज़ारों किताबें और जर्नल्स भी जलाई गई क्योंकि हिस्ट्री पे भी नैरेटिव फिर इज़राइल कंट्रोल कर सके। इसी तरह कंट्रोल करके ये झूठ बता रहे हैं ना कि भाई जूस रह रहे थे, इंडिजिनस जूइश पॉपुलेशन थी पहले जब ऑटोमन एम्पायर था, ब्रिटिश से पहले, तब भी यहाँ जूस रहते थे भाई। इज़राइल की क्रिएशन एक रिलीजियस क्रिएशन नहीं है, एक पॉलिटिकल क्रिएशन है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो पॉलिटिकल ज़ायनिज़म के बाप हैं, इज़राइल के आइडियोलॉजिकल बाप हैं, थियोडोर हर्ज़ल, उनकी किताब है द जूइश स्टेट, वो जाकर आप पढ़ लें, 1896 में छपी है। वो पहले अर्जेंटीना को कंसिडर कर रहे थे फॉर अ जूइश स्टेट। मेन कंसिडरेशन जो थी ज़ायनिस्ट की उस टाइम वो प्रैक्टिकल थी, रिलीजियस नहीं थी। वो कहते हैं रिलीजियस मिथ बनाना पड़ता है ताकि जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है ना उनको सपोर्ट मिल सके। जिस तरह नेशन स्टेट बनाकर भी आपको मिथ मेकिंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान में भी लोग क्या आर्ग्यू करते हैं, हमेशा से एक पाकिस्तान था, 1947 में नहीं बना पाकिस्तान, हमेशा से एक पाकिस्तान था जो हम वजूद में लेकर आए, जो हमने रीडिस्कवर किया। ये मिथ मेकिंग करनी पड़ती है या मज़हब का सहारा लेना पड़ता है कि हमेशा से खुदा ने यहीं पर पाकिस्तान बनाना था। उसी तरह मिथ जो है वो पॉलिटिकल रियलिटी, पॉलिटिकल मूवमेंट को बैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट आप उस मिथ को ही अब फैक्ट ले लें और तारीख़ को भूल जाएं कि चीज़ वजूद किस में आई, तो आप प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं, आप उस मिथ मेकिंग नैरेटिव में सक्सेसफुली ब्रेन वॉश हो चुके हैं। क्योंकि थियोडोर हर्ज़ल की किताब पढ़ें तो पेज 141 पर वो पैलेस्टाइन और अर्जेंटीना को कंसिडर कर रहे हैं। पेज 64 पर लिखते हैं कि पैलेस्टाइन का मसला ये है कि वो रशिया और यूरोप से दूर है, उसका क्लाइमेट जो है वो यहूदी उससे अकस्टम नहीं है। पेज 12 में अगेन अर्जेंटीना को कंसिडर किया जा रहा है। तो भाई अगर प्रॉमिस लैंड था और प्रॉमिस लैंड पूरा करने के लिए ही आप मुल्क बना रहे थे और कोई इसमें उस तरह प्रैक्टिकल कंसिडरेशन नहीं थे, तो क्यों अर्जेंटीना को कंसिडर कर रहे थे? वहाँ तो कोई प्रॉमिस लैंड नहीं आपको दिया गया, या वहाँ तो पहले नहीं रहते थे। वहाँ भी बनता अगर इज़राइल तो ये ढूंढ लेते कोई हिस्टोरिकल मिथ्स कि भाई यहीं बनना था। और जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं भाई इज़राइल कोई कॉलोनियल प्रोजेक्ट तो नहीं था यार, जिन्होंने बनाए उनकी बातें जाकर देख लें। पेज 73-6 पर पैलेस्टाइन कॉलोनाइजेशन लिखा हुआ है, वो भी मान रहे हैं पैलेस्टाइन नाम था इसका। पेज 816 पर उन्होंने कहा जूइश कॉलोनाइजेशन एसोसिएशन। सब लोग उस टाइम कॉलोनियलिज्म का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, कॉलोनाइजर्स का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, जो अब उसकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, वो तब नहीं थी। वो तब अपने आप को बड़ा अच्छा समझते थे कि हम कॉलोनाइजर्स हैं। 100% इजराइल एक कॉलोनियलिज्म का प्रोजेक्ट था, एक कॉलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट था। और इंटरेस्टिंगली क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट ने इजराइल का प्रोजेक्ट क्यों सपोर्ट किया? एंटी सेमिटिज्म की वजह से। वो चाहते थे यार यूरोप से ये लोग बाहर चले जाएं, इसीलिए उन लोगों ने जूइश ज़ायनिज़्म सपोर्ट किया। यही चीज़ हमने
सोवियत यूनियन में देखी। सोवियत यूनियन में 1929 में उन्होंने फैसला किया कि एक ईस्टर्न रीजन में जूइश स्टेट बना देते हैं, इन सबको वहाँ रख देंगे। इलियान पापे की किताब है, वो पढ़ें आप, उसमें वो लिखते हैं, बट वर द जूइश सेटलर्स अ पीपल? Recent scholarship has repeated doubts expressed many years ago about this as well. The common theme of this critical point of view is best summarized in Somo Sand's The Invention of the Jewish People. Sand shows that the Christian world, in its own interest and at a given moment in modern history, supported the idea of Jews as a nation that must one day return to the Holy Land. In this account, this return would be part of a divine scheme for the end of time, along with the resurrection of a dead एंड द सेकेंड कमिंग ऑफ द मसाया। इलियान पापी लिख रहे हैं कि भाई जो क्रिश्चियन आइडिया है कि जीसस ने वापस आना है, उसको फर्दर करने के लिए भी क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट ने उस टाइम सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को। पर वो आगे भी लिखते हैं, चार्ल्स जोसेफ ऑफ लाइन, एन एस्ट्रो हंगेरियन फील्ड मार्शल, स्टेटेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, I believe that the Jew is not able to assimilate and that he will constantly constitute a nation within a nation wherever he may be. The simplest thing to do, in my opinion, would be returning them their homeland, from which they are driven. As is quite apparent from this last text, there was an obvious link in between the formative ideas of Zionism and a more long-standing anti-Semitism. ये उस बात का सबूत है जो मैं कह रहा था कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट ने सपोर्ट किया एंटी-सेमिटिज़म के लिए। भाई ये यहाँ रहेंगे तो यहाँ मुल्क मांगेंगे, इनको वहाँ मुल्क बनाकर दे दो ताकि हमें तंग ना करें। The famous French writer and politician wrote around the same time that the Jews were the legitimate masters of Judea. He influenced Napoleon Bonaparte, who hoped to elicit the help of the Jewish community in Palestine, as well as other inhabitants of the land in his attempt to occupy Middle East at the beginning of the 19th century. He promised them a return to Palestine and the creation of a state. Zionism, as we can see, therefore a Christian project of colonization before it became a Jewish one. इलियान पापे, जो मैं पहले ही आपको सारी बातें बता रहा था, उसका सबूत आपको इलियान पापे की किताब में मिल गया। जिनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कोई रिलीजियस कॉलिंग थी, तो इलियान पापे ये भी लिखते हैं कि इन अदर वर्ड्स दे डिड नॉट बिलीव इन गॉड, कि जो लोग इजराइल बना रहे थे वो खुद नहीं खुदा में यकीन रखते थे। ही हैड नन द लेस प्रॉमिस देम पैलेस्टाइन, कि ये ताज़ाद देखें आप, उसमें से कई लोग जो इनिशियल जूइश ज़ायनिज़्म का हिस्सा थे वो खुद एथियस्ट थे, तो उन्होंने बोला वो खुद खुदा में नहीं मानते, लेकिन एक खुदा है जिन्होंने इनको पैलेस्टाइन का वादा किया हुआ है। फॉर मैनी ज़ायनिस्ट लीडर्स द रेफरेंस इन द बाइबल टू द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन वाज जस्ट मीन्स टू देयर एंड, नॉट द एसेंस ऑफ ज़ायनिज़्म। वही बात है कि मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल गोल्स के लिए ताकि लैंड मिल सके। ऐसा नहीं है कि मज़हब से ड्रिवन कोई रिलीजियस फैनेटिक्स थे, ये लोग ज़ायनिस्ट थे, मुल्क चाहते थे, स्टेट चाहते थे, उसके लिए मज़हब का, मज़हबी आइडियाज़ का सहारा लिया। क्रिश्चियन ने सपोर्ट किया क्योंकि उसमें एंटी सेमिटिज़म था, उन्होंने बोला ठीक है यहाँ से तो उठ के कहीं और चले जाएं, तो उन्होंने वादा किया या उनका सपोर्ट उनको मिला फॉर फाइटिंग विद देम। इसी तरह इजराइल भी बना है ब्रिटिश को सपोर्ट करके अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। चौथा मिथ, दैट देयर वाज नो पैलेस्टाइन। वाह, सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में पैलेस्टाइन लिखा हुआ है। इलान पापे ही लिखते हैं, the very opposite of a desert, Palestine was a flourishing part of Bilad al-Sham, the island of the north, or the Levant of its time. At the same time, a rich agricultural industry, small town and historical cities, served a population of 500,000. For on the eve of the Zionist arrival, फ़लस्तीनियों का इरेजर किया गया है तारीख से। आपको बताया गया है कुछ नहीं था यहाँ, तो बस बंजर ज़मीन थी, हमने आकर उसको बनाया है, हमने आकर उसको इसराइल बनाया हुआ है। ज़ैकरी फॉस्टर की इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, इन्वेंशन ऑफ पैलेस्टाइन, वो पढ़ें जाकर आप। 1969 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर ने कहा कि देयर इज़ नो सच थिंग एज पैलेस्टीनियंस। ये होता है इरेजर, कि पैलेस्टाइन तो पहले कुछ था ही नहीं, जबकि ब्रिटिश ने भी जो ऑक्यूपाई किया हुआ था उसका नाम ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन था। हिस्टोरिकली इस जगह का नाम पैलेस्टाइन था, मैंडेटरी पैलेस्टाइन था, सॉरी, ब्रिटिश ने जो रखा हुआ था उसका नाम। क्लासिक ब्रिटिश स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश ने हुसैन मैकमाइन कॉरेस्पॉन्डेंस में अरब्स को प्रॉमिस किया कि भाई आप हमसे हमारे साथ मिल जाएं ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़, हम आपको आपका स्टेट दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को भी प्रॉमिस कर दिया था कि आपकी हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जूइश स्टेट करेंगे। 1919 की अगर आप किंग क्रेन कमीशन रिपोर्ट पढ़ें तो वो कहता है कि 90%
90% पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है वो एम्फेटिकली अगेंस्ट थी इस आइडिया के, इस ज़ायनिस्ट प्रोग्राम के, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश कंट्रोल में था तो उन्होंने उसको रैम थ्रू कर दिया। उस वक्त 10% पॉपुलेशन थी जो जूइश थी, और वो आई क्यों थी पैलेस्टाइन? यूरोप में एंटीसेमिटिज्म के साथ से भागकर। यूरोप में एंटीसेमिटिज्म था, अमेरिका में एंटीसेमिटिज्म था। आप अगर अर्ली ज़ायनिस्ट राइटिंग्स को देखें, पढ़ें, तो वो कहते हैं पैलेस्टाइन एक सेफ हेवन है अवे फ्रॉम यूरोपियन एंटीसेमिटिज्म। यहूदियों के खिलाफ जो नफ़रत थी वो फैलाई जा रही थी अमेरिका में, वो फैलाई जा रही थी यूरोप में, वो वहाँ से भाग कर कि यार ये लोग तो हमें मार रहे हैं, पैलेस्टाइन आए थे। और अब आपको हिस्टोरिकली क्या बताया जाता है कि नहीं, असल में तो ये कोई रिलीजियस मुसलमानों और यहूदियों की जंग है। पांचवा मिथ यही कि भाई ये जो एक बाइनरी ड्रॉ कर दी है कि नहीं, अच्छा वो जूस बेचारे पीसफुल थे, अरब जो थे ना ये जानवर लोग हैं, ये बॉम्ब फाड़ते रहते हैं। बेन शपीरो जैसे जाहिल लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इजराइलीज और जूस लाइक टू बिल्ड एंड अरब्स लाइक टू बॉम्ब, इसी तरह का उनका कोई ट्वीट था। फैक्ट्स देख लेते हैं ना। 1951 में बगदाद में बॉम्बिंग्स हुई। अब आप कहेंगे जूस के खिलाफ, ये देखें ना आप, इराक में बॉम्बिंग्स हो रही हैं, पर अब उसमें सारी जो हमें तारीख पता चली है वो ये है कि वो बॉम्बिंग्स जूस ने करवाई थी ताकि इराक में से जूस जो हैं वो निकल कर इसराइल आए। सो जूस के खिलाफ बॉम्बिंग्स बगदाद में जूस ही करवा रहे हैं वहाँ पर इसराइल बनाने के लिए, ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट जो है। इसी तरह 1954 में इजिप्ट में एक फील्ड ऑपरेशन हुआ सुज़ैना नाम का। इसराइल ने डिनाई किया कि नहीं भाई हमने नहीं करवाया था ये। उसका भी यही इरादा था कि जो ब्रिटिश की टारगेट्स हैं वो बॉम्ब होंगे और आयरस पे ब्लेम डाल देंगे। 2005 में जो उसके 3 सर्वाइविंग स्पाइज हैं उनको इसराइल के प्रेसिडेंट ने सर्टिफिकेट दिया। ए.के. क्रोनन और जे लूडिस की किताब है 4 वेव्स ऑफ मॉडर्न टेररिज्म। वो कहती है कि वन ऑफ द मोस्ट लीथल अटैक्स ऑफ द 20th सेंचुरी वो था जो ज़ायनिस्ट ने 1946 में किंग डेविड होटल जेरूसलम में बॉम्ब किया, जिसमें 91 लोग मारे गए थे। और कौन था इस ऑपरेशन का ब्रेन? वही आदमी जो बाद में जाकर इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, पहला, डेविड बेन गोरियन। अगर आप अभी देखते हैं कि इसराइल का एयरपोर्ट बंद हो गया, जेरूसलम का एयरपोर्ट बंद हो गया, आई बिलीव जेरूसलम का ही है, तो उस एयरपोर्ट का नाम भी बेन गोरियन ही है। ये है वजूद। इन लोगों को आगे लाया जा रहा है, जिन लोगों ने होटल्स पे बॉम्ब किए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो बता बेन शपीरो, हु लाइक्स टू बॉम्ब? पे लिखते हैं इन द अरब वर्ल्ड सेक्युलराइजेशन वाज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन. Not surprisingly, it was mainly minorities such as the Christians that embraced warmly the idea of a secular national identity based on a shared territory, language, history and culture. In Palestine, Christians who engaged with nationalism found eager allies among the Muslim elite, leading to the mushrooming of Muslim Christian societies all over Palestine towards the end of World War I. वो कह रहे हैं कि जो ईसाई थे वहाँ पर वो मुसलमानों से मिल गए थे, क्योंकि जो नेशनलिज्म आ रहा था उन्होंने बोला ये एक सेक्युलर आइडेंटिटी है कि हम मुल्क बनाएंगे, एक मुल्क की आइडेंटिटी होगी जो शेयर्ड कल्चर टेरिटरी की बिना पर होगी, मज़हब की बुनियाद पे नहीं होगी। इसीलिए इजरायली मुसलमान मिल गए साथ, उन्होंने बोला हम ये मुल्क बनाएंगे इस तरह। छठा मिथ के भाई प्लान एक्सेप्ट कर लेते, इसराइलियों ने तो एक्सेप्ट कर लिया यूएन का प्लान, पैलेस्टीनियंस और अरब्स ने नहीं किया। कंप्लीट मिथ है। आप असल में जाकर तारीख पढ़ें ना कि ये जो अगेन विक्टर ने जो नैरेटिव्स बनाए, जो तारीख बनाई है, वही आप रिपीट करते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये प्लान जो है वो बनाया गया था पैलेस्टीनियन अरब कंसल्टेशन के बगैर, और जो बॉर्डर्स यूएन ने भी बनाए, ज़ायनिस्ट उसके बाहर भी बॉम्बिंग्स और मैसेकर्स कर रहे थे। ब्रिटिश कॉलोनाइजर जो थे उन्होंने ज़ायनिस्ट आर्मीज़ को आर्म किया, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर जूस को ब्रिटिश यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट द मुस्लिम्स, डिवाइड एंड रूल अगेन। तो जब ब्रिटिश आर्मीज़ गई हैं, उनके जो आर्म्स और एम्यूनिशंस हैं वो ज़ायनिस्ट आर्मी को मिल गए। इवन दो एंड पर ज़ायनिस्ट आर्मी ने ब्रिटिश टारगेट्स को भी बॉम्ब करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी पहले वहाँ गांव जलाए थे, मैसेकर्स किए थे, और किसी पैलेस्टीनियन के पास फायर आर्म हो तो उसको टॉर्चर करते थे। तो ऐसा नहीं है कि पैलेस्टीनियंस की अपनी कोई आर्मी थी या मिलिशियाज थे या वो वेल आर्म्ड थे, बिकॉज द कॉलोनाइजर्स मेड श्योर दैट दे डिडंट हैव दैट दोज कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटी। जो इंडिया में हमने जलियांवाला बाग में देखा, वो 1936 से 1939 जो अरब रिवॉल्ट हुआ है, वो जेरूसलम में, वो हाइफा में, वो टाइबेरियस में पैलेस्टीनियंस ने देखा। जो ज़ायनिस्ट ने प्लान बनाया उसको प्लान डायलेट कहते हैं कि जूइश आर्म्ड मिलिशियाज हम बनाएंगे जो मैसेकर्स करेंगे और लोगों को डरा देंगे। मतलब आप अगर कई 100 लोग मार दें तो कई हज़ार लोग डर कर चले जाएंगे, फिर वो लैंड ऑक्यूपाई कर लेंगे और वो इजराइल बन जाएगा।
अगेन टेंटोरा डॉक्यूमेंट्री देखें कि कितने खुशी खुशी सोल्जर्स बोलते हैं हाँ हमने मैसेकर्स किए। हाइफा में 50,000 लोगों को फोर्स किया गया अपने घर से निकलने के लिए। टेंटोरा में मैसेकर किया गया, 50 से 70,000 लोग लाइडा मार्च ऑफ डेथ की उन लोगों ने। टाइबेरियस जैसे शहर ब्रिटिश के होते हुए उनकी फोर्सफुल एक्सपल्जन की गई, 200 विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया गया। इस तरह बना इसराइल। एनी ऑफ दिस साउंड लाइक इसराइल एक्सेप्टिंग द यूएन प्लान? हमने बहुत इलान पापे की किताब जो है 10 मिथ्स अबाउट इसराइल इसमें डिस्कस की हुई है। वो भी लिखते हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो इस मिथ को डिस्ट्रॉय करता है। वो लिखते हैं एज द डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिवील द ज़ायनिस्ट लीडरशिप एक्सेप्टेड द न्यू मैप एंड द टर्म्स ऑफर्ड बाय द यूएन बिकॉज दे न्यू अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द प्लान बाय द अदर साइड। उनको पता था अरब ने रिजेक्ट कर लिया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। They also knew that the final division of territory would be determined by action on the ground rather than negotiations in a committee room. उनको पता था कि भाई ये कमिटी में नेगोशिएट नहीं होगा, ग्राउंड पर ही होगा, तो एक्सेप्ट कर लो। ज़ायनिस्ट ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया यूएन के ऊपर ताकि ये रेजोल्यूशन आए, उनको एक मुल्क मिले। उसके बाद जो उनका प्लान आया उन्होंने उसको नहीं रिस्पेक्ट किया। उनको पता था अरब ने रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने कहने को एक्सेप्ट कर दिया, बट ऑन द ग्राउंड उन्होंने मैसेकर्स किए। अरब काउंसिल ने UNSCOP से इंगेज नहीं किया क्योंकि पैलेस्टाइन को लिंक किया जा रहा था विद द जूइश रेफ्यूजी प्रॉब्लम इन यूरोप। इन अ हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अब्दुल्ला दाऊद लिखते हैं डेविड बेन गोरियन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल एडवोकेटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस्टीनियन सोसाइटी। जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने बोला पूरी पैलेस्टीनियन सोसाइटी को तबाह करो इन ऑल ऑफ इट्स डायमेंशंस एज अ प्री कंडीशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जूइश स्टेट ऑन इट्स रूइंस। कि ये होगा तो उसके तबाहशुदा इलाके पर फिर बनेगा Jewish state. All told, the Zionists expelled some 750,000 Palestinian civilians from their towns and villages. In 1948, the expulsion of 3/4 of the Palestinian population resulted in the depopulation and destruction of 531 villages. 531 villages, 500 से ऊपर 531 गाँव को तबाह किया गया इसराइल बनाने के लिए। 1963 में बेन गोरियन ने खुद लिखा कि यूएन रेजोल्यूशन की सिर्फ मॉरल वैल्यू थी और जूइश स्टेट इस्टेब्लिश करना था बाय फोर्स। अब्दुल्ला दाऊद लिखते हैं दैट बेन गोरियन रिकॉल्ड इन अप्रैल 1963 that the US about turn did not alter or undermine the establishment of the Jewish state. Establishment of the state was not in effect given in the United Nations resolution, although the resolution was of great moral and political value, but by our ability to bring about a decision in the country by force. वही बात जो मैंने अभी पहले की, the Zionist ability to impose their will on the international community was clearly demonstrated with the proclamation of their state. यही बात आपको और एविडेंस चाहिए तो फ्लपान समय है, वो उनकी किताब है द बर्थ ऑफ इसराइल मिथ्स एंड रियलिटीज़। वो भी ये आइडिया रिजेक्ट करते हैं कि इसराइल ने यूएन रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था, सिर्फ एक पार्ट एक्सेप्ट किया था। वो बोलते हैं, वो लिखते हैं Ben Gurion had viewed this position as the first step towards the Jewish state in the whole of Palestine, including Transjordan, the Golan Heights and southern Lebanon. वही जो इसराइल का आज भी मकसद है कि इस पूरे खत्ते में एक ग्रेटर इसराइल बना सकें। आगे वो लिखते हैं by some twist of vision, historians have generally taken Ben Gurion's acceptance of the idea of the Jewish state in less than the whole of Palestine as the equivalent of the acceptance of the entire resolution. Yet, as we have seen, Ben Gurion had always viewed partition as the first step towards a Jewish state in the whole of Palestine. उनका मकसद पूरे पैलेस्टाइन पे Jewish state बनाना था। UN resolution उन्होंने वाकई नहीं accept किया, including Transjordan, Golan Heights and southern Lebanon. Speaking before the Histadrut executive on December 3rd, 4 days after the UN vote, Ben Gurion declared that the borders are bad from a military and political point of view. At the same meeting, he also explained that the area allotted to the Jewish state, there are not more than 520,000 Jews and about 350,000 non-Jews, mostly Arabs, apart from the Jews of Jerusalem who will also be citizens of the state. Together with the Jews of Jerusalem and the population of the Jewish state at the time of its establishment will be about 1 million people, almost 40% non-Jews. Such a composition does not provide a stable base for a Jewish state. This fact must be seen in all of its clarity and acuteness. Such a composition does not give an absolute assurance that the control will remain in the hands of the Jewish majority. तो बेन गुरियन की नज़र में ये स्टेबल नहीं था मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका हमेशा से मकसद था कि पूरे के पूरे फ़लस्तीन पे काबिज़ हो जाना है, नॉन जूइश पॉपुलेशन को यहाँ से निकालना है, जूइश पॉपुलेशन को यहाँ पे लाकर बसाना है। आगे लिखते हैं, In short, the acceptance of the UN partition resolution was an example of Zionist pragmatism per excellence. It was a
tactical acceptance, a vital step in the right direction, a springboard for the expansion when circumstances proved more judicious, and indeed, in the period between the UN vote on November 20, 1947-29, and the declaration of the State of Israel on May 14, 1948, a number of developments helped produce the judicious circumstances that would enable the embryonic Jewish state to expand its borders. उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया था कि भाई जब मौका मिलेगा तो हम खुद कर लेंगे, और वो मौके मिले उनको। मई में डिक्लेरेशन से पहले उन्होंने जो नकबा किया उससे उनको उस तरह का जूइश स्टेट मिल गया जो उनको चाहिए था, और उनका हमेशा से इरादा था कि उसको हम और एक्सपैंड करते रहेंगे। ज़ायनिस्ट का प्लान हमेशा से था एरेडिकेशन ऑफ पैलेस्टाइन एंड द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, और वो भी आपको आज नज़र आ रहा है। कितना झूठ बोला गया हमें कि हम तो सिर्फ चाहते हैं कि भाई आप पीसफुली राफ़ा चले जाएं, फिर हम क्लियर करके आपको वापस दे देंगे। क्या किया उन्होंने? राफ़ा को बॉम्ब कर दिया। झूठ कितना बोला गया आपको कि भाई हम तो सिर्फ चाहते हैं हमास से लड़ना। इवेंचुअल गोल एरेडिकेशन ऑफ पैलेस्टाइन है, ऑक्यूपेशन है, और हमेशा से रहा है। इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर ने पैलेस्टीनियन वर्कर्स और फार्मर्स को एक इन्फेस्टेड हॉटबेड ऑफ पेन कहा था। तो ये तारीख़ है, ये असलियत है। जो करंट सर्कमस्टांसेस है ना, उसमें जो आप इसी तरह का प्रोपेगेंडा और हेट्रेड देख रहे हैं, ये उसकी तारीख़ है। जो दूसरे 6 मिथ्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में ऑफ दिस वीडियो।